हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज की जो हमारी क्लास है, आज की हमारी क्लास में EORO का टेस्ट नंबर रहने वाला है 27वां। आज हम 27वां टेस्ट करेंगे और आज के हमारे टेस्ट में हमारे जो टॉपिक रहने वाले हैं तो राजस्थान जीके में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे वो, और आपकी राजस्थान पॉलिटी है। राजस्थान पॉलिटी में हम आज पढ़ेंगे सूचना का अधिकार और राज्य सूचना आयोग, ये हम आज पढ़ेंगे। और आपके अगर बात करें आपके पार्ट बी की, तो पार्ट बी में है वो कुछ धाराओं से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे हमारे, और एक हमारी योजना होगी। रोज योजना कौन सी होगी? इंदिरा रसोई योजना। अब हमने जो पार्ट बी में आपके सिलेबस में आपकी 8 योजनाएं दी हुई थी वो आज हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। अब हम कल से क्या करेंगे कि कल से जो आपकी फ्लैगशिप योजनाएं हैं तो दिल्ली से हम 1 या 2 है वो कल से हम उनका रिवीजन करेंगे और अच्छे से उनको कवर करेंगे। तो और आज हमारे जो सिलेबस में आपके 8 योजनाएं दी गई थी वो कंप्लीट हो जाएंगी, और मैंने ये आपको डिटेल में करवाई है। उसके बाद मैंने आपको टेलीग्राम पे इनके जो आपको शॉर्ट में है वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया ताकि आप उनका रिविजन करते रहें और इन योजनाओं से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन ना हो। तो आज का टेस्ट है वो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन थोड़े कम हैं, 28 क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ, लेकिन इनके साथ हम काफ़ी कुछ कवर करेंगे। और आगे जब भी मेरा हॉलीडे होगा तो उस दिन आपके लिए ज़्यादा क्वेश्चंस है वो लेके आऊँगी, मैं 50 या 50+ है वो क्वेश्चन लेके आऊँगी। मैं नहीं चाहती थी कि आपकी जो क्लास का है वो गैप रहे, मैं चाहती हूँ कि रोज़ का आपका रिवीजन रहे और हमारी रोज़ का डेली रूटीन बना रहे हमारे टेस्ट का। तो चलिए आज का टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि अस्मिता कला का संबंध है वो किस नृत्य से है? तेरताली नृत्य, भवाई नृत्य, वालड़ नृत्य और गौरी नृत्य। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, भवाई नृत्य से संबंधित है अस्मिता कला का। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है ये वालड़ नृत्य है, ये ग्रासियों का है। गौरी नृत्य है आपका भीलों का, गौरी नृत्य है भीलों का। और आपका 13 ताली नृत्य है वो 13 ताली नृत्य आप कमेंट करके बताइए किस लोक देवता के यहाँ के लिए किया जाता है, तो आप कमेंट करके ये जरूर बताएं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन है बी होगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 30 नवंबर 2022 तक राज्य में इंदिरा रसोई योजना के तहत कितनी रसोइयां संचालित है? अब मैंने ये क्वेश्चन 30 नवंबर 2022 क्यों बना है? क्योंकि 30 नवंबर 2022 आपकी आर्थिक समीक्षा के अनुसार है। आर्थिक समीक्षा में 30 नवंबर 2022 तक ही दिया हुआ है कि कितनी रसोइयां हैं वो बन चुकी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, अगर आपसे आएगा एग्जाम में तो यही आएगा कि 30 नवंबर 2022 तक कितनी बन चुकी थी। बाद में अभी भी बन रही है, जैसे एक आज बन गई 10 दिन बाद बन गई, तो वो अभी इंक्लूड नहीं है। और ऐसे वर्तमान की हमसे नहीं पूछेगा कि कितनी बन चुकी है। हमें जो आर्थिक समीक्षा में बजट में जो दिया हुआ होता है उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो 30 नवंबर 2022 तक का हमारे जो आपकी आर्थिक समीक्षा है उसमें दिया हुआ है 973, 870, 980 और 512। तो इसमें से राइट कौन सा होगा? राइट होगा ऑप्शन ए, 973। आपके आर्थिक समीक्षा के अनुसार 30 नवंबर 2022 तक है वो राज्य में संचालित रसोइयाँ कितनी है? 973 है। अब हम हमारी इंदिरा गांधी जो रसोई योजना है इसको डिटेल से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़े कि जो आपकी इंदिरा रसोई योजना है, ये प्रारंभ कब हुई योजना? तो ये प्रारंभ हुई थी आपकी 20 अगस्त 2020 में। प्रारंभ हुई 20 अगस्त 2020 को। अगर इसकी थीम पूछे कि इसमें क्या था, तो इसमें था कि कोई भूखा ना सोए। तो इन दोनों से भी कुछ क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, प्रारंभ कब हुई और इसकी थीम। फिर इसका उद्देश्य आपसे पूछे कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसके उद्देश्य था कि जो शहरी क्षेत्र में जो जरूरतमंद लोग हैं, शहरी क्षेत्र के जरूरतमंदों को अनुदानित दरों पर अच्छा भरपेट भोजन प्राप्त हो। भरपेट भोजन है उनको उपलब्ध करवाया जाए, पोषण युक्त भरपेट भोजन उनको है वो प्रोवाइड करवाया जाए। तो ये इसका उद्देश्य था, शहरी क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों को अनुमानित दरों पर भरपेट है वो पोषण युक्त भोजन उपलब्ध करवाया जाए। अगर इसमें पूछे कि जो लाभार्थी होगा
यानी जो खाना खाएगा उसे कितने रुपए देने होंगे, तो लाभार्थी को है वो एक टाइम का भोजन है वो मिलेगा 8 रुपए में। कितने रुपए में? 8 रुपए में है वो एक टाइम का भोजन मिलेगा, शुद्ध ताज़ा और पौष्टिक भोजन है वो उसे मिलेगा। अब हम ये देखें कि जो लाभार्थी है वो तो 8 रुपए देगा, लेकिन जो राज्य सरकार है वो कितने देगी? राज्य सरकार, तो राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार है वो 17 रुपए का अनुदान देगी, 17 रुपए का अनुदान देगी। अब इसमें अगर देखें जो शुरू में हमारी 20 अगस्त 2020 को जब शुरू में ये योजना चली थी तो उस टाइम में वो राज्य सरकार है वो कितना रुपए अनुदान करती थी, तो ये करती थी 12 रुपए, उस टाइम तो करती थी 12 रुपए। फिर आपके 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2022 से इन 12 रुपयों से बढ़ाकर कितने कर दिए गए? 17 रुपए कर दिए गए। अब अनुदान कितना दिया जाता है? 17 रुपए दिया जाता है। तो राज्य सरकार 17 देती है, 8 अपन देते हैं, तो कितना हो गया? 17 प्लस 8, टोटल कितना हो गया? 25 रुपए की एक थाली होती है, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्टर होता है जो खाना बनाता है उसे तो 25 रुपए मिलते हैं, लेकिन 8 हम जो लाभार्थी होगा वो देगा और 17 है वो राज्य सरकार देगी। 1 जनवरी 2022 के बाद है, 2022 के बाद राज्य सरकार ने 12 से बढ़ाकर 17 रुपए अनुदान की राशि कर दी गई। अब इसमें आगे बढ़े, आगे हम और क्या पढ़ सकते हैं कि इससे और क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो इससे बन सकता है कि इसमें प्रतिवर्ष है वो व्यय का प्रावधान कितना है, कि प्रतिवर्ष इसमें कितना खर्च किया जाएगा, तो इसमें 100 करोड़ प्रतिवर्ष व्यय का प्रावधान है, व्यय का प्रावधान है। अगर थाली की देखें कि प्रति थाली में क्या क्या होता है, प्रति थाली में क्या क्या मिलता है, तो इसमें 100 ग्राम तो दाल मिलती है, 100 ग्राम में दाल, 100 ग्राम इसमें सब्जी, 100 ग्राम में सब्जी, और 250 ग्राम है कि चपाती मिलेगी, 250 ग्राम की चपाती मिलेगी, और इसके साथ क्या मिलेगा? अचार मिलेगा। तो थाली में ये चीज़ें मिलेगी, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 250 ग्राम चपाती और अचार। प्रतिवर्ष का अगर व्यय पूछ ले तो आपका 100 करोड़ है वो प्रतिवर्ष का व्यय होगा। अगर इसका टाइमिंग पूछ ले कि इसका टाइमिंग क्या है, तो इसका दोपहर का जो भोजन होता है उसका टाइम है सुबह 8:30 से लेकर से शाम को 3 PM तक, 3 PM तक तो इसका दोपहर के भोजन का टाइम है। अगर शाम का आपसे पूछे कि शाम का क्या है, तो शाम का इसमें है 5 PM टू 9 PM। ये अभी बढ़ा के कर दिया गया है, पहले तो 8:30 से 1 था और इसको बढ़ा के कितना कर दिया? 8:30 से 3 PM कर दिया है। और शाम के भोजन का देखें तो इसमें 5 PM से 9 PM कर दिया गया है, तो ये टाइम है। एक बात आप ये भी देखें, जो जिला स्तरीय समिति होती है, जिला स्तरीय समिति, तो उससे स्वतंत्रता है कि वो इसके जो आवश्यकता के अनुसार इसका स्थान है वो चेंज कर सकती है, मेन्यू भी चेंज कर सकती है, इसमें और क्या दिया जाएगा क्या नहीं दिया जाएगा, और समय है वो भी चेंज कर सकती है। तो वो कौन कर सकती है? जिला स्तरीय समिति है, अपनी आवश्यकता के अनुसार है वो स्वतंत्रता है कि इनका चयन है वो कर सकती है। अब आगे हम बढ़े, इसमें डेटा के अकॉर्डिंग अगर देखें तो प्रतिदिन लाभार्थी है जो लाभान्वित होती है वो कितनी होती है? 1.34 लाख, 1.34 लाख होते हैं। अगर प्रतिवर्ष की बात करें, प्रतिवर्ष कितने लाभान्वित होते हैं, तो प्रतिवर्ष लाभान्वित होते हैं इसमें 4.87 करोड़, 4.87 करोड़। तो ये तो इसकी मोटी मोटी बात थी। अब आगे और देखें, इसमें ये देखें कि जो जिला स्तर पर है इस योजना को कौन देखता है? जिला स्तर पर, तो जिला स्तर पर इस योजना की जो गतिविधि है वो सब देखता है जिला कलेक्टर। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो जिला स्तर पर इसकी गतिविधियों की जानकारी है वो कौन रखता है, तो वो करता है जिला कलेक्टर। अब इस योजना में एक चीज़ और शुरू की गई है कि जो आपके प्लेटफॉर्म होते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म, वहाँ पे भी सस्ता भोजन शुरू करवाने के लिए इसमें एक ये निर्णय लिया गया है कि झालावाड़ और करौली रेलवे क्रॉसिंग जो गेट है उस पर भी जो आपकी इंदिरा रसोई योजना है वो खोली जाएगी। झालावाड़ करौली के जो रेलवे क्रॉसिंग गेट है उस पे है वो आपकी इंदिरा रसोई योजना है वो खोली जाएगी। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जब प्रतिदिन लाभान्वित बोल दे तो 1.34 लाख, प्रतिवर्ष 4.87 करोड़, ये शायद आपसे नहीं पूछेंगे। हाँ, आपसे अगर पूछा जाए कि जिला स्तर पर इस योजना की जो गतिविधि की ध्यान है वो कौन रखता है, तो वो रखता है जिला कलेक्टर। रेलवे प्लेटफार्म की जो झालावाड़ करौली के जो गेट की क्रॉसिंग है तो वहाँ पर भी ये रसोई है ये खोली जानी प्रस्तावित है या फिर खोली गई है, ठीक है। अब हम आगे बढ़े कि इसके बारे में और क्या पढ़े। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था कि अब तक है जो 30 नवंबर तक कितनी जो रसोई है वो संचालित की जा रही है, तो उस पर बात कर लेते हैं। अगर हम इसके प्रथम चरण की बात करें,
प्रथम चरण की बात करें, प्रथम चरण कब, जब 20 अगस्त 2020, 20 अगस्त 2020, तो उस टाइम जो प्रथम चरण है, प्रथम चरण में 358 रसोई है वो खोली गई, 358। और इसमें बजट में जो कितना था कि 100 करोड़ का इसमें व्यय होगा, 100 करोड़ का व्यय होगा, ठीक है। और इसमें अगर निकाय पूछ ले आपके, तो इसमें निकाय कितने थे, तो इसमें निकाय थे 213, निकाय कितने थे 213। तो प्रथम चरण है वो 20 अगस्त 2020 का था, 358 रसोई थी, 100 करोड़ का इसमें व्यय का प्रावधान था, निकाय इसमें 213 थे, ठीक है। अब ये पूछ ले कि जो प्रथम चरण है वो शुरू कहाँ से हुआ था, तो ये प्रारंभ हुआ था जयपुर से, ये प्रारंभ हुआ था जयपुर से। फिर दूसरे चरण की बात करें, द्वितीय चरण की बात करें, तो आपके द्वितीय चरण में रसोई की संख्या बढ़ाकर हो गई 512 रसोई, 512 रसोई। बजट में प्रावधान है वो भी बढ़ाकर कितना कर दिया था, 250 करोड़ कर दिया गया था। निकाय कितने हो गए थे, निकाय हो गए थे आपके 240, 240, यानी शुरू में 213 की गई थी, अब 240 जो जितने भी थे वो सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए थे। दूसरे चरण की बात करें तो दूसरा चरण हुआ था आपका 18 सितंबर 2022 को, 18 सितंबर 2022 को शुरू किया गया। और ये कहाँ से प्रारंभ हुआ, ये हुआ प्रारंभ जोधपुर से। तो आपका प्रथम चरण है वो जयपुर से प्रारंभ हुआ, दूसरा चरण आपका जोधपुर में, पहला चरण 20 अगस्त 2020 और आपका दूसरा चरण है वो 18 सितंबर 2022। पहले चरण में 358 रसोई, दूसरे चरण में 512 रसोई। अब हम इसकी बात करें कि 18 सितंबर 2022 है, तो इस 18 सितंबर 2022 में जो आपका दूसरा चरण शुरू हुआ था, तो उस तक यानी 18 सितंबर 2022 तक कुल रसोई कितनी हो गई थी, कुल रसोई, तो कुल रसोई आपकी 358 तो ये पहले वाली, और 512 दूसरे चरण की, यानी टोटल कितनी हो गई थी, 870 हो गई थी। तो कुल रसोई आपसे पूछ ले, कब तक पूछ ले, 18 सितंबर 2022 तक, तो आपकी हो गई थी 870। अभी हमने क्वेश्चन पूछा कि 30 नवंबर 2022 तक आपकी टोटल है वो कितनी संचालित रसोइयाँ हैं, तो ये है आपकी 973, 973। अगर वर्तमान के आपसे पूछ ले तो वर्तमान के पूछेंगे तो नहीं, क्योंकि आपके आंकड़े हैं वो आर्थिक समीक्षा और बजट के अनुसार पूछे जाते हैं, तो आपसे 973 ही पूछा जाएगा। लेकिन आप वर्तमान का भी ध्यान रख सकते हैं कि वर्तमान में कितनी है, ये 980 हो गई हैं, वर्तमान में कितनी हो गई है, 980 हो गई हैं। अगर इसी के साथ हम अब के 2022-23 के बजट की बात कर ले, 23-24 के जो अभी का जो बजट है 2023-24 के बजट की बात करें, तो इनमें जो रसोई की संख्या है इंदिरा रसोई योजना में 1000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 1000 से बढ़ाकर 2000 कर दी गई है। और अगर इसमें वार्षिक बजट पूछ ले, जो शुरू में कितना था, 100 करोड़ का था, बाद में इसे दूसरे चरण में 250 करोड़ का कर दिया था, अब इसे कर दिया गया है 700 करोड़ का। अब कितने का कर दिया गया, 700 करोड़ का। तो ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। बजट 2023-24 में रसोइयों की संख्या है वो 1000 से बढ़ाकर 2000 करती है, और इसमें जो वार्षिक बजट की घोषणा की है वो की है 700 करोड़ की। इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आपके लिए, वो क्या है कि इंदिरा रसोई योजना के तहत पुरस्कार राशि दी जाती है, पुरस्कार राशि दी जाती है कि जो आपके राज्य स्तर पे पहले नंबर पे आएगा उसको दिया जाएगा, संभाग स्तर पर और जिला स्तर पर। अगर राज्य स्तर की बात करें, राज्य स्तर पर, तो राज्य स्तर पर जो फर्स्ट आएगा उसे दिया जाएगा 21,000 रुपये, 21,000 रुपये। अगर 2022 की बात करें तो राज्य स्तर पर मेड़ता शहर में, मेड़ता शहर जो कि नागौर में पड़ता है, मेड़ता शहर नागौर में है, इसको आपका दिया गया था राज्य स्तर का पुरस्कार। इसने लिया था कब का, 2022 का। तो इसमें पुरस्कार है वो दिए जाते 3 राज्य स्तर पर जो 21,000 रुपये दिए जाते हैं। 2022 की बात करें तो 2022 में मेड़ता शहर जो कि नागौर का शहर है उसे दिया गया था ये पुरस्कार। अगर दूसरा बात करें, ये तो पहला राज्य स्तर पर हो गया, दूसरे की बात करें तो ये होता है संभाग स्तर पर, संभाग स्तर पर। संभाग स्तर की बात करें तो संभाग स्तर पर है ये दिए जाते 15,000 रुपये, 15,000 रुपये। और संभागीय स्तर पर प्रथम रहा था वो रहा था कुचामन सिटी, कुचामन सिटी। ये भी कहाँ पे है, ये भी नागौर में है। तो राज्य स्तर और आपके संभागीय स्तर दोनों किसमें, नागौर में है। अब तीसरे की बात करें, तीसरा है जिला स्तर, तीसरा है जिला स्तर। तो तीसरा जो जिला स्तर है इसमें राशि दी जाती है 11,000 रुपये, राशि दी जाती है तो 11,000 रुपये। तो ये मैंने इसके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक थे, जो इसमें थे पॉइंट थे, वो मैंने आपको अच्छे से बता दिए। एक बार मैं इसका रिवीजन करवा देती हूँ आपको। जैसे इंदिरा रसोई योजना, इसका प्रारंभ हुआ 20 अगस्त 2022
20 अगस्त 2020 कोई भूखा ना सोए। उद्देश्य था कि शहरी क्षेत्र के जो भी जरूरतमंद लोग हैं उन्हें है वो पौष्टिक भोजन दिया जाए अनुमानित दर के ऊपर। ठीक है, लाभार्थी को 8 रुपये देने होंगे। राज्य सरकार पहले 12 रुपये देती थी, लेकिन 1 जनवरी 2022 से है वो अनुदान की राशि 17 कर दी गई। और जो कॉन्ट्रैक्टर ये खाना बनाता है उसको कितनी मिलती है? 25 रुपये मिलती है। 8 लाभार्थी देता है, 17 राज्य सरकार देती है। आगे इसकी बात करें कि इसमें प्रतिवर्ष पहले 100 करोड़ व्यय क्या था, बाद में दूसरे चरण में इसमें 250 करोड़ कर दिया गया और अब 23-24 का जो बजट है उसमें कितना कर दिया गया है? 700 करोड़ की घोषणा की गई है। ठीक है, जिला स्तरीय समिति होती है, उसे स्वतंत्रता होती है कि वो आवश्यकता अनुसार है वो स्थान हो गया, मेनू हो गया, इनको चेंज कर सकती है। भोजन का समय भी वो चेंज कर सकती है। अब के भोजन की बात करें तो दोपहर का भोजन है वो 8:30 से लेकर 3 PM का है। शाम का भोजन है वो आपके 5 PM से 9 PM का है। 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी और 250 ग्राम चपाती और अचार दिया जाता है। आगे बात करें तो प्रतिदिन 1.34 लाख लाभार्थी हैं वो इनसे लाभान्वित हो रही है। प्रतिवर्ष 4.87 करोड़। जिला स्तर पर है वो इस योजना की गतिविधियों की जो ध्यान रखता है वो रखता है जिला कलेक्टर। रेलवे प्लेटफार्म हो गई आपके, रेलवे प्लेटफार्म मुँह पर भी सस्ता भोजन देने के लिए है वो झालावाड़ और करौली रेलवे क्रॉसिंग गेट पर इंदिरा रसोई को खोला गया है। आगे इसकी बात करें तो इसमें हम प्रथम चरण में 20 अगस्त 2020 का था, जिसमें 358 रसोई थी और 100 करोड़ का व्यय था। जयपुर से स्टार्ट हुई थी। उस टाइम निकाय हैं वो इसमें कितने थे? निकाय हैं वो 213 थे। द्वितीय चरण की बात करें तो 512 रसोई थी। 18 सितंबर 2022 को था, जोधपुर में प्रारंभ हुआ था। 250 करोड़ का इसमें जो व्यय का प्रावधान था। निकाय इसमें 240 थे। आगे इसकी बात करें तो 18 सितंबर 2022 तक टोटल रसोइयाँ कितनी हो गई थी? पहले चरण की 358, दूसरे की 512, टोटल हो गई थी 870। अगर हम 30 नवंबर 2022 की बात करें जो कि इम्पोर्टेंट है टॉपिक, इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अब तक कितनी थी? 30 नवंबर 2022 तक 973 रसोई थी। वर्तमान की पूछ ले तो 980 हैं और 2023-24 बजट में 1000 रसोइयों से बढ़ाकर 2000 की घोषणा की गई है। आगे देखें तो इसमें पुरस्कार मिलता है राज्य स्तर पर 21,000 रुपये जो कि मेड़ता सिटी नागौर को मिला है 2022 का। संभाग स्तर पर 15,000 रुपये और जिला स्तर पर 11,000 रुपये मिलते हैं। इस प्रकार अगर आप सारी योजनाओं को अच्छे से रिवाइज कर ले, अच्छे से पढ़ ले तो आपका एक भी क्वेश्चन है इससे बाहर नहीं होगा। टाइम थोड़ा जरूर है, एक बार आप पढ़ेंगे तो लगेगा, लेकिन अब आप इसको दोबारा रिविजन करेंगे तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और आपके सारे के सारे क्वेश्चन है वो सही होंगे। मैंने अच्छे से रिविजन करवा दिया, अब इसको मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इस साइड है वो कैलेंडर वर्ष दिए गए हैं और यहाँ पर प्रारंभिक वर्ष दिए गए हैं कि ये है वो कब कैलेंडर है वो कब स्टार्ट हुए थे। शक संवत, विक्रम संवत, हिजरी संवत और गुप्त संवत। तो इनको सुमेलित करके जो नीचे कूट दिया जाता है उनको भरना होता है। तो शक संवत की बात करें तो ये तो 78 ईस्वी। विक्रम संवत की बात करें तो ये प्रारंभ हुआ था 57 ईसा पूर्व में। हिजरी संवत की बात करें तो 622 ईस्वी और गुप्त संवत की बात करें तो 319। तो ए में आ जाएगा आपका डी, बी में आ जाएगा आपका सी में आ जाएगा आपका ए और डी में आपका आ जाएगा बी। नीचे जो भी ये कूट दिया हुआ होगा ये आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि आपके राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाती है। जिसका सदस्य नहीं होता, कौन नहीं होता? मुख्यमंत्री, विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। इसमें अगर आपकी नियुक्ति है वो कौन करता है? इसमें दिए हुए राज्यपाल करता है और इसमें समिति की सिफारिश पर यानी जो चयन समिति होती है इसमें कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं? सीएम होता है, विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता होता है और कोई भी एक कैबिनेट मंत्री होता है। और कौन सा होता है? कोई भी कैबिनेट है वो मंत्री होता है। तो आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सही है। अगर आपसे कार्यकाल पूछ ले तो आपके कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होती है। अब नियुक्ति राज्यपाल करता है लेकिन ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत नहीं होते, यानी इनको राज्यपाल है वो नहीं हटा सकता।
राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत नहीं होती है, यानी सुप्रीम कोर्ट की जांच के पश्चात ही इनको हटाया जा सकता है। तो आप ये तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा। चयन समिति में सीएम, प्रतिपक्ष का नेता और कोई भी कैबिनेट मंत्री होता है, और इनका कार्यकाल 5 या 65 वर्ष जो भी पहले होगा, और ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत नहीं होते, सुप्रीम कोर्ट के जांच के पश्चात ही इनको हटाया जा सकता है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि चित्तौड़ स्थित समिदेश्वर मंदिर का निर्माण है वो किस शैली में तथा किस राजा के द्वारा करवाया गया है? पंचायतन कुंभा यानी पंचायतन शैली और राणा कुंभा के द्वारा, पंचायतन और मोक्कल के द्वारा, नागर शैली और भोज के द्वारा, और नागर शैली और कुंभा के द्वारा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नागर शैली में करवाया गया है और राजा भोज के द्वारा करवाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हम आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला। यह अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ था? 1 जून 1993 को, 9 अगस्त 1994 को, 8 अप्रैल 1994 को, और 7 जून 1993 को। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 9 अगस्त 1994 को 74वां संविधान संशोधन है वो राजस्थान में लागू हुआ था। कब हुआ? 9 अगस्त 1994 को। अगर हम 74वां संविधान संशोधन 1992 पे थोड़ा सा ध्यान दें तो इस पे इम्पोर्टेंट और चीज़ क्या है कि ये कौन सी सरकार थी? तो ये पीवी नरसिम्हा सरकार थी, नरसिम्हा राव सरकार थी जिन्होंने ये पारित किया था। नगरीय निकायों को इस संविधान के संशोधन के द्वारा है वो नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगर इस अधिनियम का अगर पूछ ले कि प्रभावी कब हुआ, तो ये अधिनियम प्रभावी हुआ था 1 जून 1993 को, 1 जून 1993 को। राजस्थान में कब लागू हुआ? 9 अगस्त 1994 को। और इसमें कितनी अनुसूचियां जोड़ी गई थी? यानी अनुसूची है वो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 12वीं। ठीक है। और अगर इसमें ये पूछ ले कि भाग कौन सा जोड़ा गया, तो नगर पालिका के लिए भाग जोड़ा गया था, भाग 9 क। आपको याद हो तो मैंने आपके संविधान संशोधन के क्वेश्चन जब आपको इंडियन पॉलिटी में करवाया था तो मैंने 22 के 22 भाग है आपको अच्छे से रिवाइज करवाए थे, बताए थे कि कौन कौन सा भाग है वो किस किस का है। और इसमें अगर ये पूछ ले कि संविधान में कितने अनुच्छेद इसमें दिए गए हैं, तो आपके नगर पालिकाओं के लिए 243 पी से 243 जड जी तक ये जोड़े गए थे, इसमें नगर पालिकाओं के लिए जोड़े गए थे। तो ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो राजस्थान में लागू हुआ था 9 अगस्त 1994 को। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? 1992 को, 1994 में, 1993 में और 1996 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1994 में। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस हिंदू महीने में तेजा दशमी है वो मनाई जाती है? आशोज में, श्रावण में, भाद्रपद में और कार्तिक में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, भाद्रपद में है वो तेजा दशमी मनाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन 3। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ का प्रथम शासक जो मुगल दरबार में उपस्थित हुआ था, किसका पूछा है? मेवाड़ का पूछा। आप ध्यान रखिए, मारवाड़ मत कर दिएगा, मेवाड़ का। करण सिंह, जगत सिंह, राज सिंह और अमर सिंह। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, करण सिंह है वो मेवाड़ के प्रथम शासक थे जो मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, हमें सुमेलित करना है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को। इस साइड धारा दी गई है और इनका विशेष उपबंध दिया हुआ है कि किस धारा में क्या बोला गया है। धारा 191, मार्गों के कोनों पर भवन। धारा 192, बहिर्गत भवनों को पीछे करना। और धारा 185, भूमिगत उपयोगिता के नक्शे। तो ये तो हमने कल ही पढ़ा था कि धारा 185 में दिया हुआ है भूमिगत उपयोगिता के नक्शे। और धारा 191 की बात करें तो धारा 191 में दिया क्या है कि मार्गों के कोनों पर भवन, यानी अगर कोई यहाँ से जैसे ये मार्ग जा रहा है, एक तो ये सड़क जा रही है, एक ये सड़क जा रही है, और यहाँ पे कोने पे कोई घर है, मकान है, तो इस मकान की जो ऊंचाई होगी उससे निर्धारित कर सकते हैं। इस ऊंचाई को गोलाकार बनाना है या किस हिसाब से बनाना है, ऊंचाई इसकी वो नगर पालिका है वो निर्धारित कर सकेगी। कोने के स्थल पर अगर कोई भी भाग है, जैसे इसका कोई भाग है वो बाहर आ रहा है, यानी लोक सुविधा के लिए अर्जित करना है, यहाँ पे अगर कोई जैसे कोई ये मकान का ये पार्ट है और यहाँ पे है कोई बस स्टैंड बनाना है, तो नगर पालिका ऐसे भाग को अर्जित कर सकती है। और ऐसा ये मकान मालिक नहीं बोल सकता कि नहीं मैं तो ये नहीं दूंगा। हाँ, ये जरूर है कि इस पर जो जो मकान मालिक से नगर पालिका ये हिस्सा लेगी, अर्जित करेगी, तो इसका मुआवजा है वो इनको दिया जाएगा।
मुआवजा इनको दिया जाएगा, लेकिन ये नगर पालिका इसे अर्जित कर सकती है। तो जो मार्गों के कोनों पे जो भवन होते हैं उनके ऊपर नगर पालिका की अधिकारिता होती है। वो कैसे होती है ये दिया हुआ है 191 में, तो ये इसका सही है, सुमेलित है। धारा 192 की बात करें तो बहिर्गत भवनों को पीछे करना। मान लीजिए कि कोई भी भवन है, वो भवन सार्वजनिक मार्ग पर जो नियमित लाइनें होती है, जैसे मान लीजिए कि ये आपकी सड़क है और सड़क के इतनी इतनी जो लाइनें की हुई है इतनी इतनी, और यहाँ पे कोई घर बना हुआ है और ये घर का जो इसका बरामदा है थोड़ा से नियमित लाइन के अंदर आ रहा है, तो इनको हटाने के लिए या फिर कोई बरामदे के अंदर घर के अंदर जाने के लिए कोई सीढ़ी है वो नियमित लाइन के अंदर आ रही है, तो इनको हटाने का और या कोई भी संरचना हो उन्हें किस प्रकार हटानी है, क्या करना है, इसका अधिकार है वो किसको है, नगर पालिका को है। अगर मान लीजिए कोई भारी भाग का ये कोई जैसे मुख्य भवन हो गया, इसका कोई भारी भाग है वो अगर बाहर आ रहा है, कोई सीढ़ी है कुछ भी है, तो उसे उस संरचना को है वो नगर पालिका हटा सकती है। अगर मान लीजिए कि ये जैसे कोई नगर पालिका ये कोई भवन है, इमारत है, लेकिन ये नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती, तो अगर अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है तो नगर पालिका क्या करेगी कि जो इस इमारत का जो मालिक होगा उसको 15 दिन पहले नोटिस दे देगी, और उस नोटिस के बाद है वो जो नगर पालिका इस पर कब्जा कर लेगी नोटिस देने के बाद। ठीक है, तो फिर उसके बाद है ये नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में मानी जाएगी। तो ये किस में दिया हुआ है, धारा 192 में दिया गया है। 195 में भूमिगत उपयोगिता के नक्शे दिए गए हैं, तो आपके ए में 1 आ जाएगा, बी में 2 आ जाएगा और सी में 3 आ जाएगा। ये आपका सुमेलित है, तो इसमें जो भी कूट में दिया हुआ होगा नीचे आपको वही इसका राइट आंसर करना है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से राज्य सूचना आयोग राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यह एक सांविधिक यानी लीगल निकाय है, यह स्वायत्तशासी निकाय है, इसका गठन 18 अप्रैल 2005 को हुआ था। इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें आपका जो फर्स्ट है कि यह एक लीगल निकाय है, बिल्कुल सही है। यह स्वायत्तशासी निकाय है, बिल्कुल सही है। इसका गठन 18 अप्रैल 2005 को नहीं 18 अप्रैल 2006 को हुआ था, तो यानी आपका ये गलत हो गया। तो आपका फर्स्ट और सेकंड सही है और आपका ये थर्ड है तो गलत है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, सिर्फ ए और बी है वो सही है। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान में प्रशासन में है वो पारदर्शिता लाने के लिए जो आपके पंचायती राज संस्थाएं होती हैं, पंचायती राज संस्थाएं, तो उन्होंने इसको 30 दिसंबर 1996 को ही लागू कर दिया गया था। जो सूचना से संबंधित अधिकार है उसको कानून को लागू कर दिया था पंचायती राज संस्थाओं ने। कब कर दिया था, 30 दिसंबर 1996 को। अगर आपसे पूछ ले कि राज्य स्तर पर सूचना का अधिकार है, राज्य स्तर पर सूचना का अधिकार प्रदान करने वाला प्रथम राज्य कौन था, प्रथम राज्य कौन था, तो ये अपना राजस्थान था। कौन था, अपना राजस्थान था। ठीक है, कब किया था, इन्होंने किया था 26 जनवरी 2000 को। 26 जनवरी 2000 से राज्य स्तर पर सूचना का अधिकार प्रदान करने वाला प्रथम राज्य है वो था राजस्थान। और अगर ये आपसे ये पूछ ले कि इसका राजस्थान में राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब हुई, तो 18 अप्रैल 2006 को। ये 3-4 बात आप अच्छे से ध्यान रखें। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। ये मैंने क्वेश्चन कल आपको करवाया था जब मैंने आपको गणगौर त्योहार बताया था एक क्वेश्चन में, तो उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था कि चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर है वो नाथद्वारा में मनाई जाती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के वित्त मंत्रालय के परिसर को भी कहा जाता है, क्या कहा जा सकता है, पूर्वी ब्लॉक, पश्चिम ब्लॉक, उत्तरी ब्लॉक और दक्षिणी ब्लॉक। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, उत्तरी ब्लॉक भी कहा जाता है। भारत के वित्त मंत्रालय के परिसर को उत्तरी ब्लॉक भी कहा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन है सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि किन मामलों में भूमिगत मार्ग उपलब्ध धारा 184 करवाएगा, यानी जो धारा 184 है वो भूमिगत जो मार्ग है उपलब्ध करवाएगा। किन किन मामलों में करवाएगा, जल विद्युत गैस प्रदाय, भूमिगत रेलवे प्रणाली के लिए, दूरसंचार सुविधाओं के लिए, या फिर उक्त सभी के लिए। तो आपकी धारा 184 में बोला गया है कि विद्युत लाइन हो, या फिर संचार की लाइन हो, या फिर सीवरेज लाइन हो, जल निकास पैदल मार्ग हो, या फिर भंडार घरों का निर्माण हो,
भंडार गृहों का निर्माण हो, ये सभी कार्य के लिए है वो मंजूरी कौन देगी? भूमिगत मार्ग कौन उपलब्ध करवाएगा? नगर पालिका करवाएगी। तो जल विद्युत गैस प्रदाय, भूमिगत रेलवे प्रणाली, दूर संचार सुविधाएं, ये सारी कौन उपलब्ध कराएगा? धारा 184 के अकॉर्डिंग नगर पालिका। तो राइट आंसर ऑप्शन है डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली है वो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है? सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता। ये चारों के चारों हैं उद्देशिका में उल्लेखित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? श्रावण में, बैसाख में, चैत्र में और भाद्रपद में। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए, श्रावण में। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि सीताराम, बदन सिंह और नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? किस शैली से थे? किशनगढ़ शैली से, जोधपुर शैली से, बीकानेर शैली से या फिर नाथद्वारा शैली से। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, किशनगढ़ शैली से। तो आपके चित्रकला शैली है, जो चित्रकला है इस टॉपिक से ये क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं कि मुख्य चित्रकार होते हैं वो किस शैली से संबंधित होते हैं। तो सीताराम, बदन सिंह और नानक राम है, ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। हम आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। योजना तैयार करने और उसकी मंजूरी के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है वो धारा 162 में है। क्या ये बिल्कुल सही है? नहीं, ये गलत है। योजना तैयार करना और उसकी मंजूरी के लिए जो अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है वो धारा किस में है? धारा 160 में है। धारा 160 में है। योजना का क्रियान्वयन 160 में नहीं है, ये किस में? 163 में है। योजना का पश्चातवर्ती उपांतरण ये 163 में ना होकर के 162 में है, यानी तीनों की तीनों ही असुमेलित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। उपयुक्त सभी विकल्प है वो असुमेलित है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि VVPAT क्या है? फुल फॉर्म पूछी है। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, वोटिंग वेरीफाइड पोल ऑडिटिंग ट्रेल, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होगा कि VVPAT है वो, इसका फुल फॉर्म क्या है? वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं किस माह में बनाई जाती है? भाद्रपद में, चैत्र में, पो में और सावन में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाद्रपद। भाद्रपद की कृष्णा तृतीया को है वो सातुड़ी तीज है, कजली तीज है, मनाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि कंधाई, जेत उलीचा, जेत देवड़ा, लूणकरण आदि योद्धाओं ने किस दुर्ग को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी? सिवाना दुर्ग, बसंतगढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जालोर दुर्ग बचाने के लिए इन लोगों ने अपने आहुति है वो दी थी, प्राणों की आहुति दी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अप्राधिकृत विकास को रोकने के लिए जो रोकने की शक्ति है उस शक्ति का प्रावधान कौन सी धारा में है? धारा 168, धारा 169, 170 और 171। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 169। तो ये जो आपराधिक विकास को रोकने की शक्ति है ये धारा 169 में दी गई है। और धारा 169 में बोला गया है कि जो धारा 167 के अनुसार किसी भी भूमि का कोई विकास किया जा रहा है लेकिन अभी वो पूर्ण नहीं हुआ, वो काम चालू है, अगर वह नगर पालिका नोटिस देख के वो तारीख से नोटिस देती है तो विकास हो रहा है उसका तो रोकने के लिए अपेक्षा कर सकती है, यानी वो नोटिस देगी तो उस काम को रोकना पड़ेगा। अगर उस काम को नहीं रोका जाता है यानी उस नोटिस के तामील के बाद भी वो विकास कार्य चल रहा है तो उस दोषसिद्धि पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। अगर वो जारी रखते हैं तो पर डे 500 रुपये लगेगा। तो उस नोटिस प्राप्त होने के बाद भी मान लीजिए कि विकास कार्य है वो जारी रह रहा है, नगर पालिका उस टाइम है वो जो उसका अधिकारी होगा वो और अपने सहायकों को लेकर या पुलिस को लेकर है उस कार्य को रुकवा सकता है, उस कार्य को रुकवाएगा। और
उन रुकवाने के लिए व्यक्ति जो भी वहाँ के लोग होंगे उनको कंट्रोल करने के लिए अगर कोई और भी चीज़ होगी, कोई औजार होगी, उनको जब्त है वो कर सकता है, उनको है वो जब्त कर सकता है। और अगर मान लीजिए कि नगर पालिका अपनी कार्यवाही कर रही है फिर भी वहाँ पे विकास कार्य है वो जारी रह रहा है, तो जो इसका जुर्माना 5,000 रुपये होगा। और ये अपराध है वो जारी रखते हैं, काम जारी रखते हैं, तो उसे पर डे 200 रुपये देने होंगे। और अब इस टाइम जब अपराधिक विकास रोका जा रहा है, इस टाइम अगर कोई हानि हो जाती है तो उसके लिए आप कोई भी व्यक्ति वो नगर पालिका को जिम्मेवार नहीं दे सकता कि ये कोई व्यक्ति है वो इस नुकसान का दावा करके कि इस नुकसान की भरपाई करेगा। नहीं, कोई भी नुकसान का दावा है वो नहीं किया जा सकता। तो ये किस में दिया हुआ है? धारा 169 में दिया हुआ है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राज्य निर्वाचन आयोग निम्न कार्यों पर विचार कीजिए। कौन कौन से? कि राज्य के पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूचियों का तैयार करता है, राज्य की पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है, राज्यपाल के निर्देशों के अनुरूप पंचायतों और नगरपालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए भी निर्वाचन करवाता है, और भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए मतदाता सूचियों को तैयार करने एवं निर्वाचन करवाने का कार्य भी करता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग है वो कौन कौन से कार्य करता है? तो इसमें से जो सही उत्तर है वो हमें चुनना है। तो इसमें अगर बात करें तो राज्य के पंचायतों नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करता है, बिल्कुल सही है। राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है, ये भी बिल्कुल सही है। पंचायतों और नगर पालिका अतिरिक्त कोई निर्वाचन करवाता है? नहीं, ये नहीं करवाता। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए मतदाता सूचियों को तैयार करने एवं निर्वाचन करवाने का कार्य करता है? नहीं, ये भी नहीं करता। ये राज्य निर्वाचन आयोग नहीं करता, राज्य निर्वाचन विभाग है वो ये काम करता है। विभाग ये काम करता है, यानी भारत के निर्वाचन आयोग है वो राज्य निर्वाचन विभाग से ये कार्य करवाते हैं। तो आपका ए और बी बिल्कुल सही होगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए और बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का पर्यटन विभाग है वो ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित करता है? जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में और बीकानेर में। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4 बीकानेर में। राइट आंसर ऑप्शन 4। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि श्री विजय सिंह पथिक बिजोलिया आंदोलन से कब जुड़े थे? तो बिजोलिया आंदोलन को पढ़ते हैं तो इसके 3 भागों में इसे पढ़ते हैं। इसका संचालन है वो हम 3 भागों में पढ़ते हैं। तो इसमें जो विजय सिंह पथिक है वो दूसरे भाग में इनसे जुड़े थे। कब जुड़े थे? 1916 में जुड़े थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध है वो सूचना के अधिकार दिलाने से है? अरुंधति रॉय, अरुणा रॉय, रंजना कुमारी और गिरिजा व्यास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अरुणा रॉय। अरुणा रॉय के है वो संबंधित थी इससे। तो अगर बात करें सूचना के अधिकार की प्राप्ति है तो ये जो आंदोलन था ये शुरू हुआ था ब्यावर से, ब्यावर के चांदगेट से, ब्यावर के चांदगेट से। और कब हुआ था? 6 अप्रैल 1995 को। 6 अप्रैल 1995 को ये राज्य की सूचना का अधिकार है इसे दिलवाने के लिए एक आंदोलन किया गया था, जिसके नेता कौन थी? अरुणा रॉय थी। ब्यावर के चांदगेट से हुआ था 6 अप्रैल 1995 को। तो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? बछ बारस को, राधाष्टमी को, जलजूनी एकादशी को और अनंत चतुर्दशी को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बछ बारस को। हम जो ये टॉपिक कर रहे हैं मैं आपको टॉपिक वाइज है वो एमसीक्यू करवा रही हूँ, ठीक है। तो इसमें जो एमसीक्यू हम कर रहे हैं इसमें हमने लगभग है वो आपके सिलेबस में जितने दिए हुए थे कब जो टॉपिक थे उस लगभग कवर कर लिए हैं। बाकी जो रहे हैं वो हम साथ साथ में करेंगे, और साथ में हम है वो आपके 1-2 क्वेश्चन ये भी करेंगे, क्वेश्चन नहीं टॉपिक की जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में जो आपकी सभ्यताएं होती है उनसे क्वेश्चन है वो आता ही आता है। तो इन टॉपिकों के भी हम अच्छे से इनके एमसीक्यू है वो करेंगे। दूसरा जैसे प्रजामंडल हो गए, इनसे क्वेश्चन है वो आता ही आता है। एकीकरण हो गया। अगर हम आपकी ज्योग्राफी की बात करें तो खनिज हो गया, जनसंख्या हो गई, आपका परिवहन हो गया और पशु संपदा होगी। लेकिन पशु संपदा आपके ईओआरओ में नहीं है तो ये नहीं करेंगे हम। उसके बाद में ऊर्जा संसाधन हो गए, ये टॉपिक होते हैं, इनसे क्वेश्चन बार बार आते हैं। जैसे पर्यटन हो गया, पर्यटन के अंदर है जो आपके आर्थिक समीक्षा और बजट में जो टॉपिक जो जिसके बारे में जिक्र किया हुआ होता है, जिसे टॉपिक के बारे में जिस पॉइंट के बारे में, तो वो जरूर आते हैं। तो ये जो आपके टॉपिक है ये भी हम है वो कल से शुरू करेंगे। हम एक टॉपिक है वो रोज जो
ये और क्वेश्चन लेके आ रहे हैं उसके साथ ही इनमें इनको भी एक इंक्लूड करेंगे, ताकि आपके ये टॉपिक जिनसे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है आपके कवर हो जाएं। तो इसके भी हमें कल से क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गोपाल उद्य हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे। यानी जो आपके गोपाल हो गए, उदय हुक्मा हो गए, इनका जीवन है वो किस चित्रकला शैली से संबंधित था। आमेर जयपुर शैली से, बीकानेर शैली से, जोधपुर शैली से और मेवाड़ शैली से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आमेर जयपुर शैली है उनसे संबंधित था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। ये आज के हमने इंपॉर्टेंट 28 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम अगला टेस्ट है वो अगली क्लास में मिलेंगे और अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चन मैं लेके आने की कोशिश करूँगी, क्योंकि कल का मेरा हॉलीडे है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो आप लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स के साथ है क्लास को ज़रूर शेयर करें। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।